भट्ट साहब, ये दिन बताइए युद्ध कि चलता है। ईरान कब तक इस युद्ध को विदस्टैंड कर सकता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है और इसराइल की जो डिफेंस पावर है वो बहुत ज्यादा है, और ईरान इस वक्त अकेला है, क्योंकि उनके दोस्त रशिया भी और चाइना भी प्रत्यक्ष रूप से तो मदद नहीं कर सकते, ना मदद कर रहे हैं वो। तो ईरान कब तक हैंडल करेगा, जबकि वहां बड़े संख्या में लोगों का कत्ल हुआ है, बड़े संख्या में लोग मरे हैं? तो कब तक वो खड़ा रह सकता है, कब तक लड़ सकता है इस जंग को? देखिए, रेसिस्टेंस वार दूसरी तरह की होती है, ये उस तरह की नहीं है। वियतनाम में देख लीजिए, इतनी बड़ी पावर थी अमेरिका, कारपेट बॉम्बिंग कर रहे थे वहां के ऊपर, कारपेट बॉम्बिंग, जिस तरीके से मस्टर्ड गैस, पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल की आप, उसकी सारी रिपोर्ट आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अफगानिस्तान में 10 साल लड़ते रहे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। इराक में इन्हीं ने, अफगानिस्तान में तो 22 साल इन्हीं ने लड़ा, जिससे लड़े उसी को सत्ता सौंप के आए एंड में। और इराक में भी यही हुआ, इराक को पहले पीट पीट के कमजोर कर दिया था, उसके बाद सद्दाम हुसैन को हरा दिया, मगर अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाया। देखिए, अमेरिका ये युद्ध बड़ा खतरनाक मोड से जा रहा है, इसलिए मुझको डर लगता है कि कहीं न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ न बढ़ जाएं ये लोग, इसका मुझको डर लग रहा है। ऐसा ना हो, मैं भी नहीं कोई भी नहीं चाहेगा, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ईरान हमारा पड़ोसी रहा है, आज़ादी से पहले तो हमारे बॉर्डर मिलते थे, पाकिस्तान जो न्यूक्लियर जो हथियार है उसका इस्तेमाल क्यों करेगा? क्या अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ युद्ध दिखाई को पड़ रहा है, रोकना, कमजोर पड़ता हुआ? युद्ध को रोकना, कि एक ही तरह से रोको इनको। अभी ये फार फेस्ट कंक्लूजन्स हैं जो मैं बता रहा हूँ इनके, इसलिए कि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इजराइल के अंदर कुछ हार्ड लाइन जो उनके इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस बात को बहुत जोरों से एम्फेसिस कर रहे हैं कि बहुत दिन तक आपको नहीं लड़ना चाहिए, इसमें डैमेज इजराइल का हो रहा है, एक ही तरीका आप यूज करो। और रिजीम बहुत हार्ड लाइन है वहां पे, इसलिए मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है या मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिस तरह से क्षति पहुंच रही है इजराइल को और उसका नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए, और जिस तरह की मानसिकता है इस वक्त जो इजराइल के अंदर गवर्नमेंट है, उसको देखते हुए मैंने ये बात कही। ऐसे कोई चर्चा में नहीं है फिलहाल। बहरहाल, दूसरी बात ये भी है कि यूएई तो बहुत समय लगेगा इसको दोबारा आने में, इसलिए कि यूएई के अंदर इनका जो जिस तरह से हो रहा है, तेल की सप्लाई पे सब निर्भर है। दूसरी तरफ ये कि ये देश जो है यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, बहरान, जितने फॉरेन वर्कर पे ये निर्भर करते हैं। तीसरी चीज, यूएई और खासतौर से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां से जाने लगा। जो टेक कंपनीज वहां पे ऑपरेट कर रही थी, सोच रही हैं भारत में तरफ आने की। बैंक्स जितने हैं, इजराइल ने ईरानी बैंकों को टारगेट किया है, ईरान ने नोटिस दे दी है कि वो अमेरिकन बैंक्स जितने हैं वहां पे, या इजरायली बैंक जो है यूएई में, उनको टारगेट करेगा। तो वो बैंक भी वहां से मूव हो रहे हैं। अभी तो वर्क फ्रॉम होम उनको कहा गया आप करिए, उसके बाद वहां से उनकी मूवमेंट क्या है, वो भी मेरे ख्याल है भारत की तरफ ही यहाँ से ऑपरेट करेंगे या कहाँ से करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे शाखाएं मौजूद हैं। तो ये हालात बहुत बुरे हैं। यूएई के रिकवरी जो है, फिर रियल एस्टेट मार्केट तो बहुत समय के लिए यूएई का चला गया, मैसिव इन्वेस्टमेंट उन्हीं ने किया है, पूरे नए सब टाउन्स बना रहे हैं वहाँ पे, जिसका एडवर्टीजमेंट भारत में काफ़ी आता रहता है कि आप लोग खरीदिए, आइए जाइए। भारत के लोग भी बहुत जा रहे थे, और वो जो अमन शांति की बात करते थे वो भंग हो गई, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल होगा यूएई का दोबारा से खड़ा होना। दूसरी बात ये कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो तेल का है। अमेरिका सीधे सीधे बात करता है। वेनेजुएला में वो गए, क्यों गए? उनको तेल था वहां पे, उन्हीं ने वहां के तेल पे कब्जा भी कर लिया। ईरान थोड़ा डिफरेंट है, मगर ये है कि ईरान इसलिए इम्पोर्टेंट है दो वजह से। अगर ईरान पे उनका प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाने में समर्थ होते हैं तो फिर वहां से वो सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं। ईरान गेटवे है सेंट्रल एशिया का, और सेंट्रल एशिया जो है वो जो है वहाँ पे तेल गैस के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पहले तो अमेरिकन कोशिश कर रहे थे, आपको याद होगा, यूनिकॉल जो थी वो वहाँ से तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन
अफगानिस्तान होते हुए भारत ला रही थी, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट शेल्व हो गया, कंपनी भी खत्म हो गई, दूसरी कंपनी पता चला कि भाई वो रूट से नहीं आ सकता, वो वहाँ पे बहुत इनस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो अब ये एक ही रास्ता बचा है, वो ईरान। चाबहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाबहार काफी कनेक्टिविटी भी उसकी बढ़ती जा रही है सेंट्रल एशिया से, रेल, रोड और पाइपलाइंस की। तो उनको लगता है कि वहां जा सकते हैं जहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस बहुत है, उसको न्यूट्रलाइज करके। और अगर ये जाएंगे तो बहुत से, मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एशिया के देश अमेरिका के साथ कोऑपरेट करने पे तैयार हो जाएंगे। वो बहुत डिस्परेट हैं कि किसी भी सूरत से ये तेल इधर आ जाए, ईरान तक पहुंच जाए, चाहे किसी के माध्यम से आए, ईरान के या दूसरी तरह से, ताकि उनको एक बड़ा मार्केट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसलिए कि अमेरिकन इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे या वहां से नहीं आएंगे जब तक कि उनको कोई अश्योरेंस ना मिले। तो ये वॉर मुझे लगता है कि जल्दी खत्म होने की वाली बात नहीं है। ईरान का भी इंटरेस्ट ये है कि थोड़े दिन और चल जाए, ताकि यूरोप और अमेरिका सब में एक बड़ी लॉबी खड़ी हो जाए कि अब आप सीज फायर की तरफ बढ़िए। ईरान ने अपना प्रपोजल दे दिया है बातचीत का। उन्होंने कहा कि आप सैंक्शंस लिफ्ट कीजिए और हमको गारंटी दीजिए कि दोबारा से नहीं लगेगा। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा आपने जो 700-800 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है उसको दीजिए। उन्होंने मैकेनिज्म भी कहा है कि आप 10 साल में 500 बिलियन दे दीजिएगा। और फिर उसके इस तरह की 3-4 डिमांड्स हैं जो सभी जानते हैं, अखबारों में भी छप चुकी हैं। तो ये डिमांड्स उनकी हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। अब देखना ये है कि कितना प्रेशर आता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक मुश्किल और भी है, उनको फंड्स की जरूरत है इस वार के लिए। कांग्रेस अमेरिका की, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वो देने पे नहीं तैयार है। उसमें कुछ लोग हैं वो बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स तो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, उस बिल को पास नहीं हो, बगैर उनके पास नहीं हो सकता। कुछ रिपब्लिकन भी खुश नहीं है इस वार से, इसलिए कि इन्हीं ने जो वॉर इम्पोज की है वो कांग्रेस को बाईपास करके किया है। वॉर का डिक्लेरेशन जो होता है, बेसिकली परमिशन जो होती है, वो अमेरिका में कांग्रेस ही देती है, वो नहीं लिया है। तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.